दक्षिण के जंगलों में जानवरों की तस्करी आम बात थी और ज्यादातर तस्करी सेठ कुमार के कहने पर होती थी। कुमार ने कई सारे मुष्टंडे पाल रखे थे जो जानवरों को पकड़ा करते थे। इन्हीं में से एक थे कालिया और भीखू। ये दोनों सांप पकड़ने में स्पेशलिस्ट थे। वो देख, वो रहा काला वाला, पकड़ उसको। पकड़ लिया। इन दोनों ने इतने सारे सांप पकड़े थे कि अब इन पर सांप के डसने का भी असर नहीं होता। ये दोनों सांपों से खेला करते थे। जब भी भीखू और कालिया अपनी गठरी लेकर कुमार के पास पहुंचते तो कुमार उन्हें हर सांप के 2000 रुपए देता है। आज हमने 7 सांप पकड़े हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे, ये लो तुम्हारे 14,000। एक दिन सेठ कुमार के पास एक विदेशी आया। मुझे एक अलग किस्म का सांप चाहिए। मेरे पास हर किस्म का सांप है, ब्लैक माम्बा, कोबरा, आप अपनी पसंद से सेलेक्ट कर लो सर। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो फिर? मुझे ऐसा सांप चाहिए जिसके सर पर मणि हो। क्या सर, ऐसा सांप थोड़ी होता है जिसके सर पर मणि हो। ये सब तो सिर्फ फिल्मों में ही दिखाते हैं। होता है, मैंने खुद देखा है। आज से 10 साल पहले मैं इस जंगल में अपने दोस्तों के साथ था जब हमारा सामना 2 सांपों से हुआ। एक सांप के सिर पे मणि था। उन सांपों ने हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया, पर मुझे आज भी वो सांप याद है, उसकी वो फुंकार। पर ऐसे सांप को हम कैसे ढूंढेंगे? वो जगह मुझे याद है। तुम अपने लोगों के साथ चलो, मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा और फिर तुम लोग उस सांप को पकड़ लेना। वो सब तो ठीक है, पर उस सांप को पकड़ने में हमारा क्या फायदा है? मैं तुम लोगों को 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख सुनते ही कुमार तुरंत तैयार हो गया। ये सांप अगर तुम दोनों ने पकड़ा तो तुम दोनों को 5 लाख रुपए दूंगा, समझे? 5 लाख। 5 लाख सुनकर कालिया और भीखू दोनों दंग रह गए। फिर वो फिरंगी कुमार और उसके आदमियों को उस जंगल में ले गया। ये वही जगह है जहां मैंने वो सांप देखा था। कालिया और भीखू, तुम दोनों समझ ही गए होगे तुम्हें क्या करना है। हाँ भाई। सर, आपको जल्दी आपका सांप मिल जाएगा, आप बस मेरे पैसे तैयार रखना। ठीक है। उस दिन से कालिया और भीखू दोनों उस मणि वाले सांप की तलाश में लग गए। तुझे क्या लगता है, ऐसा मणि वाला सांप होगा क्या? पता नहीं रे, मैंने फिल्मों में बहुत देखा है ऐसा सांप, पर जिंदगी में कभी नहीं देखा। पर अगर हम दोनों ने उस सांप को पकड़ा तो हम लोगों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो फिरंगी उस सांप के 10 लाख रुपए क्यों दे रहा है, लेकिन मुझे क्या। जो भी हो, हमें उस सांप को ढूंढने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। 5 लाख रुपए से हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, और मैं अपनी माला के साथ शादी करके सुखी जीवन बिताऊंगा। तू और तेरी माला। हर रात कालिया और भीखू उस सांप की तलाश में सारा जंगल छान मारते हैं। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि ऐसा कोई सांप ही नहीं है। देख, आज आखिरी रात देखते हैं। आखिर 5 लाख रुपयों का सवाल है, वरना भाई को बोल देंगे कि ऐसा कोई सांप नहीं है। ठीक है। वो रात पूर्णिमा की रात थी और आकाश में चांद पूरा था। चांदनी की रोशनी में भीखू और कालिया सांप की तलाश कर रहे थे। जब वो लोग चलते चलते एक गुफा की ओर पहुंचे तो उन्हें भीतर से रोशनी दिखाई दी। यहाँ इतनी रोशनी कैसे? शायद अंदर कोई है। जब दोनों अंदर गए तो चौंक गए। वहां एक बड़ा सा सांप एक शिवलिंग के पास बैठा था। उस सांप के सिर से रोशनी चमक रही थी। ये वही सांप है, पकड़ उसे। इससे पहले कि भीखू उस सांप को पकड़ता, उस सांप ने अपनी आंखें खोली और सांप ने भीखू को फुर्ती से जकड़ लिया। कालिया उसकी मदद करने जा ही रहा था कि आसपास से बहुत सारे सांप कालिया की ओर बढ़ने लगे। अपनी जान बचाने के लिए कालिया गुफा से बाहर भागने लगा। वो सारे सांप कालिया का पीछा कर रहे थे। कालिया भागते भागते कुमार के पास पहुंचा। वो सांप। क्या तुझे वो सांप मिल गया? उस सांप ने भीखू को मार दिया। क्या?
कालिया कुमार को सारी बातें बता ही रहा था कि बहुत से सांप उनकी ओर बढ़ने लगे। पीछे देख, सांप! भाग कालिया! कुमार और कालिया दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भागने लगे कि तभी अचानक उन्हें वो फॉरेनर मिला। कुमार और कालिया दोनों उसकी जीप में चले गए। यू टर्न ले, जल्दी कर। लेकिन क्यों? अबे तू यू टर्न ले, वरना कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। फॉरेनर ने गाड़ी का यू टर्न मारा तो पीछे मणि वाला सांप खड़ा था। उस सांप को देखकर तीनों डर गए। सांप की मणि चमकने लगी और उस मणि से ढेर सारे सांपों की बारिश होने लगी। सारे सांप जीप की ओर बढ़ने लगे। सांपों ने चारों ओर से जीप को घेर लिया और एक एक करके मणि वाले सांप ने तीनों को डस लिया। तीनों के मरते ही सारे सांप उस मणि में समा गए और मणि वाला सांप वापस अपनी गुफा में चला गया। हर वो इंसान जिसको मणि वाले सांप के बारे में पता चलता है, उसकी मौत निश्चित है। मणि वाला सांप एक रहस्य है और रहस्य ही रहेगा। अजय अपने ऑफिस में बैठा था। तभी मीरा एक केस की फाइल लेकर आती है और अजय से कहती है, स्मार्ट इन्फो कंपनी के डेटा एनालिस्ट अभिनव शिंदे की लाश उनके घर में मिली है। उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पर उसके जान पहचान वालों का कहना है कि उसके पास सुसाइड की कोई वजह नहीं थी। इसलिए अब ये केस हमें इन्वेस्टिगेट करना है। अजय हाँ में सर हिलाता है और दोनों क्राइम सीन पर जाते हैं। कुछ देर तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद अजय कहता है, मीरा, ये सुसाइड नहीं मर्डर है, क्योंकि अभिनव ने जिस हाथ से खुद को गोली मारी है उस हाथ की हथेली पर खून के छींटे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस वक्त उसने हाथ में गन पकड़ रखी होगी। तो गोली लगते वक्त खून के छींटे सिर्फ गन की ग्रिप पर होने चाहिए थे, उसके नीचे हथेली पर नहीं। मतलब कि अभिनव को किसी और ने गोली मारी है। अगर अभिनव का मर्डर हुआ है तो कोई सबूत या लीड जिससे हम केस को आगे इन्वेस्टिगेट कर सके? मीरा, घर में हमें हर जगह अभिनव के फिंगरप्रिंट मिले हैं, लेकिन उसके लैपटॉप और मोबाइल पर नहीं, जो कि अजीब बात है। घर में कोई फोर्स एंट्री का साइन नहीं है और मर्डरर अभिनव के लैपटॉप और फोन के पासवर्ड भी जानता है। मतलब खूनी अभिनव को बहुत अच्छे से जानता था और जानता था कि उसकी अभिनव से बात भी होती होगी। इसलिए मीरा, तुम सारी कॉल डिटेल्स चेक करो और देखो कि कोई सस्पेक्ट मिलता है क्या। मीरा अभिनव की सारी कॉल डिटेल चेक करती है। अजय को एक फाइल देते हुए कहती है, मरने से पहले अभिनव 2 लोगों से लगातार कांटेक्ट में था। पहला सार्थक, जो उसी की कंपनी का मालिक है, और दूसरी समीरा है, जो एक दूसरी कंपनी में डेटा मैनेजर है। हमारे पास सस्पेक्ट हैं, पर एक प्रॉब्लम है। लेकिन समीरा का कहना है कि मर्डर के टाइम वे थीम पार्क में थी। उसने इंस्टाग्राम पर वहां की फोटो भी पोस्ट की है। तो अभिनव मर्डर सार्थक ने ही किया होगा। नहीं मीरा, मुझे नहीं लगता कि सार्थक खूनी है, क्योंकि अभिनव जहां गन रखता था उस अलमारी की ऊंचाई लगभग 6 फीट है। उसी अलमारी के पास बिछे कारपेट पर टेबल रखने के निशान थे। मतलब कि खूनी की हाइट कम थी, इसलिए उसने गन लेने के लिए टेबल का यूज किया। और सार्थक की हाइट काफी ज्यादा है, तो उसे टेबल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मुझे लगता है कि अभिनव का मर्डर समीरा ने किया है। लेकिन उसके पास सबूत है, 4 बजे तक वो थीम पार्क में थी। पोस्ट तो पुरानी फोटो भी की जा सकती है, और वैसे भी उसको कैसे पता कि मर्डर 4 बजे से पहले हुआ है। हमने मर्डर की टाइमिंग तो अभी तक किसी को डिस्क्लोज नहीं की।
इसलिए मीरा वारंट की तैयारी करो। फिर जब अजय समीरा को पुलिस के साथ गिरफ्तार करता है तो वे अपना जुर्म कबूल करती है और कहती है, अभिनव मेरे लिए काम करता था। वे उसकी कंपनी से डाटा चुराकर मुझे देता था, लेकिन वह ज्यादा लालची हो गया था और मुझे ही ब्लैकमेल करने लगा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। एक दिन डिटेक्टिव अजय और असिस्टेंट मीरा मार्केट से लौट रहे थे कि तभी मीरा लोगों को खांसते देख कहती है कि ये अचानक लोगों को क्या हो गया, खांस क्यों रहे हैं? मीरा, ये शहर है, यहाँ हवा में ऑक्सीजन कम, धुआं ज्यादा है, तो लोग खांसेंगे ही ना। हाँ वो तो है। और हाँ, हमें अभी केक लेकर जाना है, शीतल का बर्थडे है आज। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन मुझे अभी देर हो रही है, इसलिए तुम केक ले आओ, मैं ऑफिस जाता हूँ। अजय अपने ऑफिस पहुंचकर टीवी ऑन करता है। शहर में लोग अचानक ही बीमार होते जा रहे हैं। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि बीमारी की वजह क्या है और क्या इलाज किया जा सकता है। अगर कुछ घंटे ऐसे ही चलता रहा तो शहर में अलर्ट जारी किया जा सकता है। तभी अजय को सीएम ऑफिस से कॉल आता है। डिटेक्टिव अजय, शहर में लोग बीमार होते जा रहे हैं क्योंकि शहर पर बायोकेमिकल अटैक हुआ है। हमें 2 दिन पहले हमले की धमकी मिली थी। इस अटैक की वजह से ज्यादातर बड़े वयस्क लोग ही बीमार हो रहे हैं। बहुत कम बच्चे ही इसके शिकार हुए हैं। अगर जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अजय, तुम जल्दी पता करो अजय कि ये बायो अटैक कैसे हुआ है और लोगों के बीमार होने की वजह क्या है, ताकि इसका इलाज ढूंढा जा सके। और फिर फोन कट हो जाता है। तभी मीरा भी केक लेकर आ जाती है। फिर सब लोग मिलकर जूनियर असिस्टेंट शीतल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने के बाद वे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने ही वाले होते हैं, पर अचानक ही मीरा और शीतल की भी तबीयत खराब होने लगती है। तुम दोनों ने अभी अभी ऐसा क्या किया है जिससे इन्फेक्शन तुम तक पहुंच सकता है? हम दोनों ने अभी केक खाया है और ऑफिस आते वक्त मैंने कॉफी पी थी। केक कॉमन है, तुम दोनों ने खाया था, मतलब जरूर उस बेकरी में ही कुछ गड़बड़ है। और फिर अजय और मीरा बेकरी शॉप जाते हैं और सब कुछ चेक करते हैं। पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इस बात से अजय बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, अगर ये केस जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो इन्फेक्शन पूरे शहर में फैल जाएगा। अजय परेशान बैठा था कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया और मीरा से कहता है, मीरा, तुम्हें याद है जब हम बेकरी जा रहे थे तब बीच में एक बैंक आया था। उस बैंक के एटीएम में 2 आदमी पैसे डालने के लिए गए थे और उन्होंने प्लास्टिक रेनकोट और गैस मास्क पहना हुआ था। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है और एटीएम में पैसे डालने के लिए प्लास्टिक रेनकोट और गैस मास्क की क्या जरूरत? और चीफ ने भी कहा था कि ज्यादातर वयस्क लोग ही बीमार हो रहे हैं। ये सब बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि बायोकेमिकल इन्फेक्शन नोट से फैलाया जा रहा है। और इससे पहले तुम्हारे बीच कॉमन चीज केक नहीं, नोट थी, क्योंकि तुम केक खरीदने गई थी और शीतल ने कॉफी पी थी। मतलब दोनों ने ही पैसे का एक्सचेंज किया था। इसलिए मीरा, तुम जल्दी से पुलिस बैकअप बुलाओ, अब इन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। कुछ देर में ही पुलिस आती है और बैंक के लोगों को पकड़ लेती है जो इस बायोकेमिकल अटैक में शामिल थे, और उनसे पूछताछ कर जल्द ही इस अटैक के मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया।